अब देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास वी हैव डन द एमिसिव एब्जॉर्प्टिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। आज हम देखेंगे बेटा स्टीफन्स लॉ। जब हम स्टीफन्स लॉ की बात करते हैं तो हमने आपसे जैसे ये कहा था कि कोई सी भी बॉडी जिसका टेम्परेचर टी है वो थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा करेगा तो अब जब थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा, टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ने पर जो थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा वो बढ़ जाएंगी, मतलब एमएसए पावर बॉडी का बढ़ जाएगा। एमएसए पावर इसे शो करते हैं। तो बेसिकली वैसे ये स्टीफन्स लॉ था, लेकिन फिर एक और साइंटिस्ट इसमें जुड़ गए, स्टीफन के साथ बोल्ट्जमैन और जुड़ गए, फिर इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहने लगे बेटा। इन्होंने भी अपना काम किया इसमें, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्योंकि बेसिकली जो स्टीफन्स ने ये लॉ दिया था वो सिर्फ किसी भी बॉडी के लिए दिया था, लेकिन फिर बोल्ट्जमैन ने ये कहा कि ये सिर्फ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। तो सुनिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में इन लोगों ने कहा कि एमएसए पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी पे पावर 4। टेम्परेचर के पावर 4 पे डिपेंड करता है। ठीक है, व्हाट इज ई? द एमएसए पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एमएसए पावर किसका बेटा? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी को मैं शॉर्ट में पीवीबी लिख रहा हूं। अब प्रोपोर्शनलिटी आप हटाओगे, इक्वालिटी लाओगे तो कांस्टेंट आएगा। तो यहां जो कांस्टेंट है वो सिग्मा होता है, एंड दैट सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं बेटा? स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि स्टीफन्स लॉ से आ रहा है। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। बेटा एक चीज याद रखना कि ये जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये हमेशा आपको केल्विन में रखना है। समझ गए ना? किस में रखना है आपको? यू विल ऑलवेज कीप दिस टेम्परेचर इन Kelvin. You have to write this temperature in Kelvin because it is in Kelvin. तो द एमएसए पावर आ गया। अब यहां से अगर आप सिग्मा का एसआई यूनिट निकालो तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनेगा? E अपॉन टी पे पावर 4। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? एमएसए पावर का एसआई यूनिट क्या होता था? जूल पर एरिया, मतलब मीटर माइनस 2 पर यूनिट टाइम, मतलब जूल पर सेकेंड, अपॉन टेम्परेचर का होगा केल्विन पे पावर 4। तो इसका यूनिट बन जाएगा जूल मीटर माइनस 2 सेकेंड माइनस 1 केल्विन माइनस 4। या जूल पर सेकेंड की जगह वॉट लिख सकते हैं, तो वॉट मीटर माइनस 2 केल्विन माइनस 4। ये आपका किसका यूनिट बन गया? सिग्मा का यूनिट बन गया। ऐसा यूनिट भी कह सकते हैं सिग्मा का। सिग्मा की वैल्यू 5.6 इंटू 10 पे पावर कुछ ऐसी होती है, -6 माइनस, वो क्वेश्चन में दी रहेगी। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज स्टीफन्स लॉ। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अब एक चीज और सुनो, लेकिन अगर यही इफ बॉडी इज केप्ट इन एनक्लोजर, अगर यही बॉडी कहां रखी है? एनक्लोजर में रखी है, फिर क्या होगा नेट एमिसिव पावर? इफ द बॉडी इज केप्ट इन एनक्लोजर, फिर नेट एमिसिव पावर क्या होगा? जैसे देखो ये एक एनक्लोजर है, इस एनक्लोजर का टेम्परेचर टी नॉट है, और ये जो बॉडी रखी है ये हमारी बॉडी है, और ये हमारा एनक्लोजर है। बॉडी का टेम्परेचर हमारा टी है और एनक्लोजर का टेम्परेचर टी नॉट है। तो देखो यार, बॉडी एमिट करेगी लेकिन बॉडी एब्सॉर्ब भी करेगी। तो अब नेट एमिसिव पावर क्या आएगा? अब नेट एमिसिव पावर क्या आएगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी का? तो सुनिए, एमिट कितना करेगी? सिग्मा टी पे पावर 4, और एब्सॉर्ब कितना करेगी? सिग्मा टी नॉट पे पावर 4, क्योंकि ये सिग्मा टी नॉट पे पावर 4 एमिट करेगी तो उतना वो एब्सॉर्ब कर लेगी। लेकिन टी नॉट से ज्यादा है तो एमिट ज्यादा करेगी, एब्सॉर्ब कम करेगी। तो इतना एमिट किया, इतना एब्सॉर्ब कर लिया, तो नेट एमिसिव पावर अब ये बचा कि नहीं? हाँ या ना? तो आप सिग्मा अगर कॉमन ले लें तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? टी पे पावर 4 माइनस टी नॉट पे पावर 4. तो if a body is kept in enclosure, then the net emissive power is sigma T पे power 4 minus T naught पे power 4, where T is the temperature of the body and T naught is the temperature of the enclosure. enclosure का temperature होगा। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? अब एक चीज और समझिए बेटा, ये अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर अगर टेम्परेचर पता है तो किसी बॉडी का जो नेट एमिसिव पावर है वो सिर्फ परफेक्टली ब्लैक बॉडी का निकाल सकते हैं, किसी और बॉडी का नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ये तो लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है। तो उसके लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे हम, एमिसिविटी। क्या अब ये समझिए व्हाट इज एमिसिविटी बेटा? एमिसिविटी को एप्सिलॉन से शो करते हैं।
एमएसीटी का फॉर्मूला होता है एमएसए पावर of a body to the MSA power of a perfectly plugged body at the same temperature. What is E beta? MSA power of a body at temperature T divided by MSA power of perfectly plugged body at टेम्परेचर T. सेम टेम्परेचर पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमएसए पावर, तो स्वाभाविक है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमएसए पावर ई से ज्यादा होगा तो एमएससीबीटी की वैल्यू 1 से छोटी होती है। लेकिन इससे ये फायदा है, इससे फायदा क्या है, अगर आपको एप्सिलॉन से शो करते हैं एमएससीबीटी ई चाहिए तो एमएससीबीटी में अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमएसए पावर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के एमएसए पावर में एमएससीबीटी का मल्टीप्लाई कर दो तो किसी भी बॉडी का एमएसए पावर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो ऐसे ही देखो जो हमारा स्टीफन्स लॉ था तो उसमें अगर आपको जनरल बॉडी का एमएसए पावर चाहिए तो आप क्या करोगे, एप्सिलॉन सिग्मा टी पे पावर 4, ये आ गया। अच्छा, एमएसए पावर होता क्या है, कितनी हीट एनर्जी निकल रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से, तो ये बन गया। लेकिन अब अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्यू बाई टी पूछा है कितनी हीट निकल रही है पर यूनिट टाइम में, तो बताओ, तो कैसे करोगे, बस इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दोगे। बहुत बार टोटल हीट एनर्जी अकेली पूछ रहे हैं, वो निकालो कितनी होगी, तो क्या करोगे, टाइम का ही मल्टीप्लाई कर दोगे। स्मॉल टी इज टाइम एंड कैपिटल टी इज टेम्परेचर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सच में आ रहा है? तो ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा बेटा, कभी क्यू पूछेंगे, कभी क्यू बाई टी पूछेंगे, कभी ई पूछेंगे, कभी कैपिटल ई पूछेंगे, कभी घोड़ा पूछेंगे, कभी गधा पूछेंगे, तुम्हें सब आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन द स्टीफन्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, अगला लॉ देखते हैं। स्टीफन्स के बाद जो अगला लॉ हमारा आना है दैट इज बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हेडिंग लिखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब एक मिनट समझिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है। देखो बेटा, एक 90 डिग्री सेल्सियस पे पानी रखा है, वो 70 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 है, और वही पानी अगर 60 पे रखा है वो 40 तक आ रहा है। बताओ 90 से 70 आने में ज्यादा समय लगेगा कि 40 से 60 से 40 आने में ज्यादा समय लगेगा? कम मतलब लॉस ऑफ हीट कब ज्यादा लॉस कर रहा है, जल्दी हीट लॉस कब कर रहा है, जब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। इसलिए जब पानी ज्यादा गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है, लेकिन जब कम गर्म बचता है तो फिर बहुत समय बाद ठंडा होता है, बहुत देर तक गर्म रहता है। हाँ या ना? तो यही तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, लॉ ऑफ कूलिंग, कि कोई सी बॉडी, देखो बॉडी हीट एब्सॉर्ब करे तो Q इक्वल्स टू mc डेल टी होता है, बॉडी हीट एमिट करे तो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एमिट की उसका फॉर्मूला Q इक्वल्स टू mc डेल टी होता है, m मास होता है, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर होता है, वो हमेशा ये चीजें सेम रहती है। हाँ या ना? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में यही कहते हैं न्यूटन कि किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, रेट ऑफ मतलब कितनी हीट ये लॉस कर रही है बॉडी पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो किसी भी बॉडी का रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। आया समझ में? अगर बॉडी और टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो ज्यादा है तो ज्यादा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा। व्हाट इज टी नॉट बेटा? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। एंड व्हाट इज टी बेटा? टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी एंड बॉडी, समझ गए? दिस इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर, और ये सराउंडिंग का। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q बाई टी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस टी नॉट। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वलिटी लाएंगे तो क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ K कांस्टेंट लगा देते हैं, डेट इज कॉल्ड न्यूटन्स कांस्टेंट। ये बन गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, K इज अ कांस्टेंट। एक मिनट समझ लीजिए। अब सुनो, आप इसको लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो, Q क्या लिख सकते हो? mc डेल टी, m मास, c स्पेसिफिक, और ये चेंज इन टेम्परेचर। हाँ,
अपॉन टी, टी इज टाइम, याद रखिएगा, स्मॉल टी इज टाइम, दिस इज चेंज इन, ऐसे भी लिख सकते हो के टी माइनस टी नॉट। अब लेकिन एक चीज यहां पर जो है, इतना लिखिए, अब सुनिए, ये आ गया। अच्छा, जैसे बॉडी का टेम्परेचर 70 से 30 जा रहा है, तो यहाँ 70 रखोगे 30 रखोगे? ना 70 ना 30, मीन रखोगे। तो अगर जैसे मान लो डेल टी क्या है, T2 माइनस T1, तो T क्या रखोगे, व्हाट इज T, T1 प्लस T2 अपॉन 2, एवरेज रखोगे, दिस इज मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। एक चीज और समझ गए? ठीक है, ये तो आप ऐसे लिख सकते हो इस लॉ को, यहां तक ऐसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब लेकिन एक चीज और सुनो, फाइनल टेम्परेचर पूछ लेते हैं, बॉडी का टेम्परेचर जैसे T1 से T2 बॉडी जा रही है, तो अच्छा एक चीज और, यहां माइनस लेंगे, वाई वी विल टेक माइनस, क्योंकि लॉस ऑफ हीट हो रहा है इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, हियर विल इट विल बी माइनस, माइनस समझ गया क्यों है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है, लॉस ऑफ हीट हो रही, गेन ऑफ हीट होता तो प्लस आता, लॉस ऑफ हीट है इसलिए माइनस क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शोस लॉस ऑफ हीट, हीट का लॉस हो रहा है बॉडी से। ठीक है, अब एक चीज इसमें और आती है, ये तो समझ में आ गया, इसमें जो अगली चीज बेटा ये पूछते हैं वो ये है कि जो लॉस ऑफ हीट यहां से हो रही है उसके, नहीं माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो फाइनल टेम्परेचर बॉडी का क्या बचा, टी समय बाद, वो निकालना है, उसका डेरिवेशन करना है। तो देखिए इसी लॉ को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर स्मॉल लॉस ऑफ हीट हो रहा है, फॉर स्मॉल लॉस ऑफ हीट, अगर लॉस ऑफ हीट कैसा है, थोड़ा सा है, अगर स्मॉल लॉस ऑफ हीट है मतलब डी क्यू है, इन स्मॉल टाइम, टाइम इंटरवल क्या है, छोटा सा समय डी टी, समझ गए? हाँ, तो फिर क्या होगा लॉ, यही डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के, हाँ या ना, थोड़ा सा टी माइनस टी नॉट, ऐसे हो जाएगा। अब Q की वैल्यू एम सी डेल टी थी, तो जब स्मॉल लॉस ऑफ हीट होगा तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा, तो एम सी डेल टी की जगह डी टी आ जाएगा, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर अपॉन स्मॉल डी, देखो कैपिटल टी टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है, ये बन गया फॉर्मूला, बोलिए हाँ या ना। अब यहां से व्हाट वी आर, व्हाई वी आर डूइंग दिस, तो आप यहां लिख सकते हो वी वांट द फाइनल टेम्परेचर, टी की वैल्यू निकालनी है, जो बॉडी का फाइनल टेम्परेचर है ये निकालना है। ठीक है, अब एक मिनट सुनो, इसमें डिफरेंशियल वाले आ रहे हैं तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे और फिर जवाब आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए देखो ये डी टी है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी वाला डी टी के साथ लाओ और जो टर्म है उनको वहां ले जाओ। ठीक है, तो आप एक काम क्या करेंगे, टी माइनस टी नॉट यहां लाओ, डी टी के नीचे लाओ टी माइनस टी नॉट, और जितने भी टर्म्स हैं सब वहां ले जाओ, तो के माइनस के और एम सी नीचे चला गया डिवाइड में, हाँ, और स्मॉल डी टी, ये हो गया। बेटा मुझे एक चीज बताओ, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है मास कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट होगा, तो इसको भी नया नाम बड़ा के दे दो एक, कोई दिक्कत? तो आपका क्या बचा, बोलिए डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू माइनस के डी टी, ये क्लियर है? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट टर्म, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे
तो देखिए इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, यहीं कर देते हैं, जगह है हमारे पास। इंटीग्रल dt अपॉन टी माइनस टी नॉट और इंटीग्रल माइनस के dt इंटीग्रेशन, ठीक है, ये होगा। क्लियर है? अब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, लॉग ही एक्स होता है बेटा, मतलब लॉग एक्स टू द बेस ये होता है। तो यहां पर x डी टी की जगह x, टी माइनस टी नॉट आपका x है, टी माइनस टी को चेन रूल वाला वो तरीका। तो इस पूरे को अगर x t मान लिया तो डी टी अपॉन टी, तो इसका जवाब क्या आएगा, log x आएगा, log x, x log e बेस ये आएगा। हाँ हाँ, और इस वाले का इंटीग्रेशन माइनस के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी टी टी होगा, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए कांस्टेंट आता है। अब आपको सर ये तो आपने कभी सिखाया नहीं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है, ना लगाओ तो भी चल जाएगा, नहीं लगा दो तो ठीक है, सी इज अ कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो आपका ये रिजल्ट बन गया log e टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। अब तो मैं एक और मैं प्रॉपर्टी सिखाता हूं लॉग की। देखो जैसे अगर ऐसा लिखा है y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस e, ऐसा लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? x को अकेला लिख दो, इक्वल्स टू लगाओ, जो बेस होता है इसका पावर बना दो, मतलब e पे पावर y, ऐसे मतलब x इक्वल्स टू e पे पावर अगर y लिखा है तो इसको आप y इक्वल्स टू लॉग x लिख सकते हैं। अब यही चीज इस वाले फॉर्मूले में लगाते हैं, ठीक है, यहां एक डब्बा ले लेते हैं उसमें कर देते हैं होगा, ठीक है। तो यही चीज अगर लगाओगे तो log e ये तुम्हारा x हो गया कि नहीं, और ये पूरा y हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं बोलो, x इक्वल्स टू, x मतलब t माइनस टी नॉट इक्वल्स टू, हाँ क्या आएगा, e पे पावर y, e पे पावर क्या आ जाएगा, y क्या है, माइनस के टी प्लस सी, आ गया, ये पूरा आ गया। हाँ, अब t निकालना था तो t नॉट उस तरफ जाएगा प्लस का, t नॉट प्लस e पे पावर माइनस के टी प्लस सी, ये आ गया, ठीक है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, फाइनल टेम्परेचर t का आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। क्लियर है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्लियर है? आगे देखो, अभी फिर लिख लेना। नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग इस मॉड्यूल की, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बेसिकली वेन्स साइंटिस्ट का नाम है बेटा, इन्होंने क्या किया, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बेटा जैसे ऐसे समझो इस लॉ को, जैसे मैं हूं, मेरा टेम्परेचर, सुनो यार, मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे मुझे रखा, मेरा एम से पावर निकाला। अब मैं जब बॉडी एमिट करूंगा तो बहुत सारी वेवलेंथ एमिट करूंगा, तो 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग वाली वेवलेंथ, 1500 आर्मस्ट्रॉन्ग वाली वेवलेंथ, 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग, हाँ बेटा। तो अब सुनो, जैसे मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे मैं हूं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, आपने 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग वाली वेवलेंथ का कितना एम से पावर है वो निकाला, स्पेक्ट्रल एम से पावर, फिर 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग वाली वेवलेंथ का कितना है वो निकाला, 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग वाली का निकाला। तो हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे ली वेवलेंथ, क्या ली बेटा, वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पे हमने लिया स्पेक्ट्रल एम से पावर, ई लैम्डा। तो समझ गए, ऐसे हमने 1000 वाली का कितना पावर है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, सुनो, फिर
2000 वाली का ऐसे ही हमने फिर एक ग्राफ बनाया। तो मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो ग्राफ आया वो कुछ ऐसा आया। फिर मेरा टेम्परेचर आपने 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया, फिर से हमें से पावर निकाला, फिर से देखा 1000 वाली वेवलेंथ का कितना एम से पावर है सबका निकाला, फिर ऐसे ही प्लॉट किया तो ये आया कुछ ग्राफ। ठीक है, फिर ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे मुझे रखा तो फिर ग्राफ ये आया। ठीक है, ये T1 टेम्परेचर पर, ये T2 पर और ये T3, और ये कंफर्म है कि T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे ये T1 टेम्परेचर पे मैंने किया तो इसका मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर λ1 वेवलेंथ पे आया। ये आया मैक्सिमम पावर, बोलो कि नहीं? वो वेवलेंथ जिसके पास मैक्सिमम है, ई λ1 मान लो मैक्सिमम वाला। ऐसे ही λ2 सेकेंड वाली का जो मैक्सिमम एम से पावर आया वो λ2 वेवलेंथ पे आया, वो मान लीजिए वैल्यू ई λ2। ऐसी थर्ड वाले का जो मैक्सिमम पावर आया वो कितनी वेवलेंथ पे आया? λ3। ठीक है, कितना मैक्सिमम है? लेट इट बी ई λ3। आपने एक चीज गौर की, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जिस वेवलेंथ के पास मैक्सिमम एमिसिव पावर है वो घटती जा रही है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे मुझे रखा था, अगर 1000 आर्मस्ट्रांग वाली के पास आ रहा था, तो अगर 60 पर 1000 से कम वाली के पास आ रहा है, मान लो 800 आर्मस्ट्रांग वाली के पास 800, फिर और ज्यादा बढ़ाया तो और कम। मींस एज, इससे मैं क्या कह सकता हूं, लैम्डा एम मतलब वेवलेंथ हैविंग मैक्सिमम एमिसिव पावर, हाँ, ई लैम्डा मैक्स जिसके पास है वो वेवलेंथ। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है तो टेम्परेचर घट रहा है, मतलब इनवर्स रिलेशन में है कि नहीं है? दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हाँ या ना, ये कंफर्म है कि नहीं? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो शिफ्ट हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, इनवर्स रिलेशन है। तो दिस लॉ, ये वेवलेंथ बढ़ने पर मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर वो वेवलेंथ जिसके पास मैक्सिमम एमिसिव पावर होता है वो घट जाती है, और टेम्परेचर घटने पर बढ़ जाती है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, इक्वलिटी लाओगे तो कांस्टेंट आएगा, लेट द कांस्टेंट बी बी मान लेते हैं अपॉन टी। तो यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं ना, लैम्डा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट है, बी है, बी क्या है आपका? कांस्टेंट। एंड दिस लॉ, and this is nothing but lambda m into t is constant is called Wien's displacement law। उन्होंने कहा, तो इससे ये फायदा हो गया कि मैक्सिमम वेवलेंथ वाला जिसके पास एम से पावर है उससे बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाएगा। b इज अ कांस्टेंट कॉल्ड Wien's कांस्टेंट कह देते हैं इसको। ठीक है, उन्हीं के नाम पे Wien's कांस्टेंट कह देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड Wien's कांस्टेंट। एक चीज समझ में आई, पहली चीज। ठीक है, ये मेन है। दूसरा पोस्टुलेट, दूसरी चीज सुनो। फिर बेटा अगर आप किसी का भी एरिया निकालोगे, जैसे आपको एमएसए टोटल एमएसए पावर निकालना है, एमएसए पावर निकालना है, तो क्या करोगे? एरिया निकालोगे। तो जब आपने एरिया निकाला, द एरिया अंडर कर्व क्या दे देगा? द एरिया अंडर कर्व विल गिव, क्या दे देगा बोलो यार? विल गिव एमएसए पावर ऑफ बॉडी और नॉट? तो जब बेटा एरिया अंडर कर्व से एमएसए पावर निकाला और फिर ये जब एमएसए पावर निकाला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 4, मींस इन अकॉर्डेंस विथ स्टीफन्स लॉ। किसके अकॉर्डेंस में था? तो स्टीफन्स लॉ ने सही कहा था कि टेम्परेचर के 4th पावर पे रहता है। तो क्योंकि जब यहां एरिया निकाला और टेम्परेचर के पावर 4 को किया तो सेम वैल्यू आ रही थी। ठीक है, ये चीज समझ गए। दूसरी चीज ये भी कंफर्म था, इसलिए एरिया बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे एमएसए पावर बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एरिया अंडर द कर्व बढ़ रहा है क्योंकि एमएसए पावर बढ़ता चला जाता है। ये भी था। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग द Wien's